Hello friends, very good evening to all of you. You're heartily welcome on the Arnoday IS YouTube platform. Myself Kapil Deo, and I told you before that I am teach you and learn with you environment ecology. So आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, कैसा लगा? जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ लगा होगा। इस बार का जो यूपीएससी का पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट से ऊपर था। अब आपको मतलब पहले ही बताया था, टोल्ड यू बिफोर दैट कि एवरेज जो रेशियो है यूपीएससी का पर ईयर आउट ऑफ 100 में से कितना क्वेश्चन पुटअप करता है। मैंने पहले ही बताया था 16 से 17 क्वेश्चन जो है ऑन एवरेज ये पूछता है हर साल। और इस बार जान के खुशी होगी आपको कि आपके इस पेपर में 2022 के यूपीएससी के पेपर में यूपीएससी 2022 के पेपर में 18 क्वेश्चन जो है वो आए थे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। सोचिए 18 क्वेश्चंस, पहले ही मैंने बताया था कि एवरेज 16 या 17 होंगे। 18 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा और क्वेश्चन का लेवल जो था वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, कह सकते हैं टफ ही था। लेकिन चलिए हम आपको ले चलेंगे वहाँ से वहाँ तक जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करता है। हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को जहाँ से यूपीएससी अपने ऑप्शंस क्रिएट करता है। हम आपको उन चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपकी दूसरी क्लास है। तो हमने देखा था, आपने पहले ही देखा था कि जो डिफिनीशंस हम कर रहे थे उसमें जो है कुछ डिफिनीशंस रह गई थी, तो आज हम उसको और आगे लेके चलेंगे। तो जैसे कि इकोसिस्टम हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या है। जैसे इकोसिस्टम में हमने पढ़ा कि एक जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर। ये सब जो है प्लांट, एनिमल, वेदर, लैंडस्केप जो है एक साथ कार्य करते हैं, जो एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक बबल का निर्माण करते हैं। वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। ये सब सारी चीज़ें जो है एक बबल क्रिएट करती है जहाँ पे जीवन संभव होता है, जिसमें बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स वो जो है ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं। और बताया गया कि इकोसिस्टम कैन बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। इकोसिस्टम जो है वो छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि द होल सरफेस ऑफ अर्थ इज सीरीज ऑफ कनेक्टेड इकोसिस्टम्स। मैंने समझाया था आपको कि कैसे जो है एक अर्थ जो होती है आपकी, ये अर्थ जो है वो कैसे एक इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। चारों तरफ अर्थ का जो सरफेस है, ये कई सारे इकोसिस्टम है जो मिलके जीवन संभव बनाते हैं। और अर्थ का जो पूरा क्रस्ट है, अर्थ का जो सरफेस है वो कनेक्टेड है वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। सो आगे हम देखेंगे इसके, ये हमने जान लिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। उसके आगे हम देखेंगे सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। कौन कौन सी वो गुड्स हैं, कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, किसको? ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स वगैरह वगैरह सबको। जैसे प्रोविजनल सर्विसेज हो गई। प्रोविजनल सर्विसेज में वाटर हो गया, पीने के लिए पानी, ये जो है जो इकोसिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है। फूड हो गया, फूड जैसे फ्रूट्स हो गए एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है जीवन जीने के लिए जो संभव चीज़ें बनाते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, वुड्स हो गया जलाने के लिए जैसे ईंधन, फ्यूल फॉर वुड्स, फ्यूल फॉर मेकिंग फूड, फ्यूल फॉर एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज, जो औषधिक जो रिसोर्सेज हैं, जो औषधिक जो है स्रोत हैं, उनको भी जो है प्रोविजनल जो सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाती हैं। सो रेगुलेटिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो इकोसिस्टम के जरिए जो है प्रोवाइड की जाती है। पहला है पोलिनेशन। पोलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण। परागण, पोलिनेशन आपने देखा होगा मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, वन प्लांट टू अनदर प्लांट जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे प्लांट पे जाके बैठते हैं तो पोलिनेशन की क्रिया जो है वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन, यानी कि जो मृत पौधे हैं, मृत ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो है जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जो है डिकम्पोज करने में जो है ये सहायता करता है। वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर को जो है प्योरीफाई करने के उसमें संदर्भ में ये कार्य करता है जो रेगुलेटरी सर्विसेज हैं।
इरोजन एंड फ्लड कंट्रोल्स जो रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं उसमें से ये जो है इरोजन यानी कि जो कटाव होता है बाढ़ को नियंत्रण करने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सपोर्टिंग सर्विसेज में जैसे हो गया बायोमास प्रोडक्शन इन द सेंस एज अ फ्यूल जनरेट ऑक्सीजन फॉर लाइफ, सॉइल फॉर्मेशन, nutrient cycle such as sulfur, carbon, oxygen, etc. Cultural services provided by the ecosystem. In cultural services, entertainment, tourism, spiritual enrichment, ये सब सारी सर्विसेज जो हैं वो इकोसिस्टम के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। ये आपके मेंस में या फिर पीटी में जो है आपके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोविजनल है, कौन कौन सी कल्चरल हैं, कौन कौन सी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, कौन कौन सी रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम के जरिए जो है प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए अगली परिभाषा हम देखेंगे, हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? Habitat, we can say that in one word, habitat is an address where we live. Habitat means ये हैबिटेट है, ये लैटिन वर्ड जो है हैबिटेयर से लिया गया है। लैटिन वर्ड हैबिटेयर से लिया गया है जिसका मीन होता है लिव इन। जिसका मतलब होता है लिव इन, हैबिटेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है लिव इन। अब हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स होम। जैसे हम कहाँ रहते हैं? हैबिटेट में रहते हैं। हमारा हैबिटेट क्या है? घर हमारा। चिड़िया जो है वो कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। उसका जो हैबिटेट है वो कहाँ है? घोंसले में है और पेड़ पे है। और a habitat meet all the environmental condition an organism needs to survive. हैबिटेट में वो सारी सुविधाएं होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं जिससे जो है जीवन वो सर्वाइव कर सके, जिससे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। द मेन कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट आर शेल्टर, वाटर, फूड एंड स्पेस। ये जो आपका कंपोनेंट है शेल्टर, वाटर, फूड एंड स्पेस, ये हैबिटेट के मेन एलिमेंट हैं जो हैबिटेट को क्रिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आगे देखते हैं हम, नीश क्या है? नीश वी कैन से इन वन वर्ड, नीश इज प्रोफेशन। जैसे हम कहाँ रहते हैं? हैबिटेट में। हमारा हैबिटेट क्या है? घर। हम कार्य क्या करते हैं? फंक्शन। कहा गया द टर्म नीश describe the role an organism plays in a community. A species niche encompasses both of the physical and environmental condition it requires, like temperature or terrain, and the interaction it has with the other species, like predation or competition. niche क्या है? niche प्रोफेशन कह सकते हैं, यानी कि जैसे एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जो जीव है, वो अपने जीने के लिए कौन कौन से कार्य करता है। रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नीश। यानी कि जो जो कार्य नीश जो ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे शिकार करना, भोजन खोजना, पानी के स्रोत खोजना, एटसेट्रा, वो जीने के लिए, जैसे कि पुनर्जनन करना, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ये जो है नीश के जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा किया गया फंक्शन है, जो कहलाता है क्या? नीश। आपको इसे बताया कि हैबिटेट नीश जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करेगा यानी कि रहेगा। फूड नीश फॉर फीडिंग एंड सर्वाइव। रिप्रोडक्टिव नीश जहाँ पे वो अपने जैसे दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अपने जैसे दूसरे जो उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनको जो है पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जो फंक्शंस होने चाहिए वो फुलफिल करता है।
physical and chemical needs. Physical and chemical needs such as temperature, oxygen cycle, etc. ये सब चीज़ें जो है वो नीश को जो है क्रियान्वित करने में या फंक्शनल रोल प्ले करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब देखा जाए तो टू स्पीसीज कैन हैव द एग्जैक्ट सेम नीड्स, यानी नो टू स्पीसीज, कभी भी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका नीश जो है वो स्पेसिफिक होगा अनदर टू अदर वन. जैसे कि आप समझ लो कि हम क्या करते हैं, हमारा हैबिटेट है, हम अपने जीने के लिए क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं. भोजन इकट्ठा किया, फूड, ये हमने फसलें उगाई, हमने शिकार किया, ये सब चीज़ें किया. हम रिप्रोडक्शन करते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, अपने जैसे दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्रिएट करने के लिए. अब यहीं पे एक बर्ड है, ये ह्यूमन हो गया, ये बर्ड है. बर्ड क्या करती है, बर्ड करती है जो दाना चुगती है, जंगली फल उनको इकट्ठे करती है, ये उसका नीश हो गया. ऐसे ही ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कि बोर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये एक ही हैबिटेट में रहते हैं. हैबिटेट एक जो अगर देखा जाए तो आवास जो जिसको बोला जाता है, हैबिटेट भी मतलब कि अलग ही होता है, लेकिन एक हैबिटेट में कई लोग रह सकते हैं. लेकिन कभी भी जो है जो दो स्पीसीज़ हैं उनका नीश एक जैसा नहीं होगा. हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो दो स्पीसीज़ होंगी उनका नीश कभी भी एक जैसा नहीं होगा. अदरवाइज दे वुड बी डायरेक्ट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज विद वन अनदर. अगर नीश जो है एक दूसरे के समान होगा, यानी कि जैसे मैं शिकार करता हूँ और शेर जैसे हो गया, सर्वाइवल के लिए क्या है कि शिकार हो रहा है, ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, हंट कर रहा है. और यहाँ पे लायन है, लायन जो भी वो भी हंट कर रहा है. यहाँ पे अगर हम दोनों की नीश जो है वो समान हो गए तो समझिए कि कंपटीशन होगा. और यहाँ पे डार्विन का वो सिद्धांत लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा सर्वाइव के लिए वही जो है जीवित रहेगा, वही प्राणी जो है जीवित रहेगा. अब चलते हैं आगे. सॉरी. स्पीसीज रेंज क्या होती है, स्पीसीज रेंज के बारे में समझेंगे कि स्पीसीज रेंज इज एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीसीज कैन बी फाउंड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. स्पीसीज रेंज वो चीज़ है कि जहाँ एक जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है अपने पूरे जीवन काल के दौरान. जैसे अगर हम एक स्पेसिफिक जगह पे रहें, दिल्ली में हैं मान लो, दिल्ली में है तो दिल्ली से बाहर नहीं गए, हम लैंड पे ही हैं, तो ये हमारा स्पीसीज रेंज हो गया. स्पीसीज रेंज इंक्लूड एरियाज वेयर इंडिविजुअल और कम्युनिटी में माइग्रेट और हाइबरनेट. स्पीसीज रेंज वो भी एरिया होता है जहाँ पे एक स्पीसीज है वो माइग्रेट करती है, यानी पलायन करती है. जैसे मैं दिल्ली से कहाँ गया, यूपी गया, तो यहाँ पे जो है हमारा माइग्रेशन का वो हो गया, ये माइग्रेट किया कहाँ, यूपी में. हम कहाँ थे, दिल्ली में. ये भी हमारा जो है वो स्पीसीज रेंज हो गया. हम यहाँ तक हमारी रीच है किसके लिए, रहने के लिए, अपने आवास के लिए, हैबिटेट के लिए, नीड्स के लिए, अपने जो है अदर जो सर्वाइवल की नेसेसरी थिंग्स है उसको पूरा फुलफिल करने के लिए. फिर हम देखते हैं कि इकोटोन क्या होता है. इकोटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे कि जैसे इकोटोन इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया ऑफ द वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये लैंड इकोसिस्टम है, यानी कि जहाँ दो इकोसिस्टम आपस में मर्ज कर रहे हैं, जहाँ दो इकोसिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं, उनको जो है इकोटोन बोला. उसके जुड़ाव के क्षेत्र को, जैसे कि ये लैंड एरिया हो गया और ये आपका एक्वेटिक एरिया हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ये लैंड इकोसिस्टम हो गया, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया. तो ये जो आपका क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है, इकोटोन.
इकोटोन कहलाएगा। बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए अगर, तो जो लैंड का इकोसिस्टम है वो अलग है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो अलग है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, जो स्पीसीज पाई जाएंगी, उनमें भी अंतर होगा। वो उनका नीश अलग होगा, उनके हैबिटेट अलग होंगे। अब जो ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि ट्रांजिशन जोन होगा जो इकोसिस्टम का, वहाँ पे जो है स्पीसीज अलग अलग होंगी। यानी कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रह सकती हैं या लैंड उसमें रह सकती हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कछुआ हुआ, मेंढक हुआ, ये क्या करते हैं, ये पानी में भी रह लेते हैं और आपके लैंड पे भी रह लेते हैं। फिर अब आगे देखा जाए तो इकोसिस्टम कैन बी वाइड और नैरो। हमेशा याद रखिएगा कि इकोसिस्टम कैन बी वाइड और नैरो। अब जैसे मान लीजिए कि जो लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी कि लैंड है, लैंड ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे पॉन्ड है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो कहलाएगा इकोटोन। बिटवीन लैंड एंड पॉन्ड जैसे देखा जा रहा है कि लैंड का जो एरिया है वो वाइड है और ये इसका एरिया छोटा है। ये भी हो सकता है जो बड़े बड़े इकोसिस्टम्स है वो आपस में जो मर्ज करेंगे, आपस में जो उनका जुड़ाव होगा, वो भी कहाएगा इकोटोन। छोटा या बड़ा इकोटोन हो सकता है, वाइड और नैरो। जोन ऑफ टेंशन, यानी कि जो ये दोनों इकोसिस्टम हैं उनके मध्य जो है ये जब इकोटोन क्रिएट हुआ, ये इकोटोन क्रिएट हुआ, तो अब जैसे ये एक्वेटिक हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जोन ऑफ टेंशन, इकोटोन may be zone of tension because survival, for food, reproduction, for habitats, for niche, इन चीज़ों के कारण जो है ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ देखने के लिए आपको मिलेंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, ऐसे इसमें वो भी स्पीसीज शामिल होंगे जो आपको न तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे, ना तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। स्पीसीज रिचनेस जो होती है यहाँ पे वो ज़्यादा पाई जाती है। जंक्शन ऑफ टू इकोसिस्टम, आपको बताया ही मैंने पहले कि ये टू इकोसिस्टम का जंक्शन है जहाँ पे ये टेंशन क्रिएट होती है, जो जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। और डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे भी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाएंगी। अब जैसे मैनग्रोव हो गया, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? मैनग्रोव को हो गया जैसे ये अपना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया और मरीन इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सैलाइन वाटर और जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो यहाँ पे मर्ज करेगा, तब ये जो है आपका मैंग्रोव क्रिएट होता है। अब मैंग्रोव में आप जाहिर सी बातें देखेंगे कि यहाँ की जो स्पीसीज हैं वो टेरेस्ट्रियल से डिफ़र करेंगी और एक्वेटिक से भी डिफ़र करती हैं। ये दोनों ऐसी मतलब कि अलग प्रकार की जो मतलब कि बायोडाइवर्सिटी है वो क्रिएट होती है यहाँ पे। ग्रासलैंड का देख लिया जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम, ये यहाँ पे आपस में जब मर्ज करेंगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो आप देखोगे कि वहाँ पे पेड़ जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे, वहाँ पे जो उनकी स्पीसीज होगी उनकी रिचनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर देखेंगे एस्चुअरीज। एस्चुअरीज में क्या हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो हो गया वो, और सलाइन वाटर इकोसिस्टम जो हो गया वो, ये आपस में जब मर्ज करेंगे तब एस्चुअरीज का निर्माण होता है, तब एस्चुअरीज बनेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोटोन कहलाती हैं। इकोटोन के ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे देखेंगे एज इफेक्ट क्या कहलाता है। आपका नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एज इफेक्ट, व्हाट इज एज इफेक्ट?
एज इफेक्ट रिफर्स टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट। यानी इकोटोन, जाहिर सी बात है कि जो हमारा इकोटोन है, आप यही देख लीजिए कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसके बीच जो ये इकोटोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, स्पीसीज रिचनेस है वो ज़्यादा होगी, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी चेंजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर, यानी कि जो कम्युनिटी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ये क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस आपने जाने हैं। अब उसी हिसाब से देखिए कि पॉपुलेशन जो होगा और जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होगा वो जो है चेंज होगा यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इन द इकोटोन इज मच ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। यानी कि जब दो पारितंत्रों का, इकोसिस्टम का आपस में मर्ज होगा, जब इकोटोन क्रिएट होगा, तो यहाँ पे जो नई प्रजातियाँ देखी जाएंगी या जो नई प्रजातियों में विविधताएं पाई जाएंगी, जो उनके पॉपुलेशन डेंसिटी को यानी कि जनसंख्या घनत्व को बढ़ाएगा, जो प्रजातियाँ ज़्यादा होंगी उन्हीं प्रजातियों को क्या कहा जाता है, एज इफेक्ट कहा जाता है। और आगे देखेंगे होम रेंज, आपने पढ़ा होगा अभी स्पीसीज रेंज। स्पीसीज रेंज आपने अभी देखा है कुछ देर पहले की स्पीसीज रेंज क्या थे, वो मैंने आपको बताया था। अब आपको बता रहे हैं कि होम रेंज क्या है। व्हाट इज होम रेंज? अ होम रेंज इज एन एरिया, एक क्षेत्र होता है, in which can animal live and move on a daily or periodic basis। यानी कि होम रेंज वो एरिया होता है जहाँ पे एक जीव जो है वो प्रतिदिन अपने कार्य के लिए जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हम ही लोग हैं, कहाँ रहते हैं, हैबिटेट में रहते हैं, अपने होम में। होम टू ऑफिस जाते हैं, ऑफिस टू होम आते हैं। ये हमारा होम रेंज हो गया, ये हमारा होम रेंज हो गया कि हम अपने हैबिटेट यानी होम में रहते हैं, हम ऑफिस जाते हैं फॉर नीड्स एंड फिर वापस जो है अपने हैबिटेट में आते हैं यानी होम। यहाँ पे आने जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है होम रेंज। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पीसीज रेंज होती है वो कैसे होती है कि, और यहाँ पे भी ध्यान देना है कि स्पीसीज होम रेंज, species range always bigger than forest जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ज़्यादा होती है। बर्ड की स्पीसीज, बर्ड की जो होम रेंज होती है वो देखो ज़्यादा होती है। जैसे आपको एग्जांपल में दिखाएं तो ये जैसे हमारा अमूर फाल्कन है, अमूर फाल्कन, इसके बारे में आप लोग सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। बहुत सारी इसके लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाई जा रही हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अमूर फाल्कन के बारे में आपने सुना होगा कि ये साइबेरिया इसका जो है वो हैबिटेट है, यहाँ पे होम रेंज भी है। फिर ये फ्लाई करता है कहाँ तक, साउथ अफ्रीका तक। ये स्पीसीज़ की जो है वो रेंज है। स्पीसीज़ की रेंज ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्पीसीज़ की जो रेंज होती है वो बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी तक हमने देखे बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी बातें जानी उसके बारे में। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसके बारे में कि इकोसिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एनर्जी फ्लो के बारे में हम जानेंगे, फूड चेन के बारे में हम जानेंगे, फूड वेब के बारे में हम जानेंगे, इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड एटसेट्रा, उसके बारे में जानेंगे। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में जानेंगे, बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल जो जैव भू रासायनिक चक्र है जिसको बोला जाता है हिंदी में, हम उसके बारे में जानेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि जैव जो उत्तराधिकार है उसके बारे में जानेंगे कि
ये सब कैसे होता है। चलिए चलते हैं अपने फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं आगे। एनर्जी फ्लो क्या होती है, व्हाट इज़ एनर्जी फ्लो। आप इसके बारे में भी जानते होंगे कि एनर्जी फ्लो कैसी होती है, एनर्जी फ्लो कैसे कैसे होती है। एनर्जी इज़ द बेसिक फोर्स, always remember that it is basic force responsible for all metabolic activities। metabolic activities यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो है एनर्जी बहुत ही ज़रूरी होती है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है, सन। याद रखिएगा कि basic force responsible for all metabolic activities, the flow of energy from producer to consumer is called energy flow। energy flow जो होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, producer to या producer to consumer। ये energy flow होगी कहाँ तक, producer to consumer तक होगी। called energy flow which is unidirectional। एनर्जी हमेशा जो है एक दिशा में ही चलेगी। हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी फ्लो जो है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। ये कई दिशाओं में नहीं जाएगी, ये हमेशा प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ ही जाएगी, हमेशा एक दिशीय होती है, ये याद रखिएगा। एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। द स्टडी ऑफ ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो। जब कभी भी हम जो पोषण स्तर है उसके बारे में पढ़ेंगे जब, तो उसमें एनर्जी फ्लो कैसे जो लेवल है वन लेवल टू अनदर लेवल में कैसे वो फ्लो होती है वो हम जानेंगे। ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एनर्जी कैसे जो है, जो ट्रॉफिक लेवल है वन लेवल टू अनदर लेवल, वो कैसे जनरेट होके उसके पास जाती है, कैसे जनरेट होके वहाँ तक जाती है, वो समझने में जो है मदद करता है एनर्जी फ्लो। देखा जाए तो जो थर्मोडायनेमिक्स है यानी कि ऊष्मा जो गतिकी है उसके दो नियम हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है यानी ऊर्जा जो है वो कभी ना तो पैदा की जाती है ना ही वो नष्ट की जा सकती है। एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही नष्ट होती है। इतना ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहता है कि एनर्जी जो है वो ना तो जनरेट की जाती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यह केवल जो है एक मतलब कि जो फॉर्म है उससे दूसरे फॉर्म में जब जाती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि एनर्जी जो है वो केवल चेंज होती है, न तो नष्ट होगी और न ही उसमें कोई, न तो उसको पैदा किया जा सकता है। सेकेंड लॉ कहता है कि दैट स्टेट दैट एज एनर्जी इज ट्रांसफर मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्ट। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है वो कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, उसमें से बहुत सारी ऊर्जा जो है वो क्या होगी, वेस्ट होती है। सारी की सारी ऊर्जा जो है वो हम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल हम जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, सारी की सारी एनर्जी। सो एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर्स है टू हायर, जो हमारा हर्बीवोर है यानी कि जो सबसे उच्च जो मांसाहारी है उसके जरिए कॉर्निवोर दैट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि वही बात फिर से दोहरा रहा है ये कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होगा। कहाँ से, लोअर टू टॉप लेवल होगा और इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम कार्निवोरस टू हर्बीवोरस टू प्रोड्यूसर। और एनर्जी जो है कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलेगी कि एनर्जी जो है वो डिकम्पोजर से होकर कंज्यूमर पे जाएगी, कंज्यूमर से होकर प्रोड्यूसर पे जाएगी। एनर्जी कभी ऐसे फ्लो नहीं होती। एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, वो हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब
जैसे देखा जाए यहाँ पे दिखाया गया है आपके चित्र में कि एनर्जी का फ्लो जो है कैसे हो रहा है एक दिशा से, मतलब कि प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स। सन है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये प्राइमरी सोर्स है जो प्रोड्यूसर जो है एनर्जी गेन करता है इससे, और ये जो है अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करेगा या फूड जो क्रिएट करेगा। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं कि सन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है अपने क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, या क्लोरोफिल जनरेट होता है जो उनके फूड के लिए या पौधों के फूड के लिए ज़रूरी होता है। अब इसमें से क्या है कि बहुत सारी ऊर्जा जो है वो हीट के जरिए जो है वो मतलब कि ट्रांसफ़र आगे नहीं होती है, वो नष्ट हो जाती है, नष्ट होती नहीं ऊर्जा। यानी कि वो आप देखेंगे तो ये मतलब कि ऊर्जा प्रोड्यूसर द्वारा वो ग्रहण नहीं की गई है। फिर आगे जो है वो एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम कर रखी एनर्जी वो फिर उससे जो है वो क्या करेगा, डिकम्पोजर जो है वो करेगा। जब ग्रहण करेगा, जब भी वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल जब ट्रांसफ़र होगी एनर्जी की, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। जैसे यहाँ हीट के रूप में वेस्ट हुई, यहाँ भी कंज्यूमर जो है हीट के रूप में वेस्ट करेगा। हीट के रूप में कैसे वेस्ट करेगा, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन जब करता है वो ऑर्गेनिज्म तो एनर्जी वेस्ट होती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्रिएट होंगी, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होंगी उससे जो है ऊर्जा का जो है ह्रास होगा या ऊर्जा जो है वेस्ट होगी। डिकम्पोजर भी जो है जो इनसे एनर्जी मिली है ये अपने पास ग्रहण करेगा, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं। फिर ये भी जो है हीट जनरेट करेगा, किससे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में या फिर उनको क्रैक करने में, तोड़ने में जो ऊर्जा होगी वो तो लगाएगा, साथ ही साथ बहुत सारी ऊर्जा जो है वो वेस्ट होगी। अब देखा जाए तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम फ्रॉम वन न्यूट्रिशनल लेवल टू अनदर इज एज फॉलोज। अब हम यहाँ और भी आसान भाषा में समझेंगे कि जो वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होगा। देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन न्यूट्रिशन लेवल। इसका मतलब है जो पोषण स्तर है, पोषण स्तर है टू अनदर लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन जैसे कि जो प्रोड्यूसर हो गया, जो उसके बाद जो शाकाहारी जीव जंतु हो गए उसको खाने वाले, और शाकाहारी जीव जंतु को खाने वाले जो जैसे प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर के बाद जो हर्बीवोरस हैं वो, फिर कॉर्निवोरस हैं वो, ये फूड चेन चलती है, ये फूड चेन है। वो फूड चेन में जो है एक दिशा में प्रवाहित होगी। एनर्जी लॉस अकर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एट ईच न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि जो ऊर्जा है वो वेस्ट होगी, एनर्जी का लॉस होगा कब, जब एनर्जी जो है एक ऊर्जा का जो स्तर है, यानी कि एक जो न्यूट्रिशन लेवल है उससे जब ऊर्जा जो है दूसरे न्यूट्रिशन लेवल तक ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स रूल ऑफ 10%। लिंडमैन्स ये जो है बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है रूल दिया किसका, 10% का नियम। हम लोग पढ़ते हैं 10% नियम के बारे में कि एक पोषण स्तर से, यानी कि जो न्यूट्रिशन लेवल होता है, जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उससे दूसरे जो पोषण स्तर में जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है वो केवल 10% होती है, बाकी 90% ऊर्जा जो है वो वेस्ट हो जाती है, उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो लिंडमैन ने रूल, ये नियम दिया था 1942 में। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूट्रिशन लेवल टू अनदर, दिस इज वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसी कारण जो है ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा का जो बहाव है वो एक तरफ होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फोर्थ जो कहा गया है इसमें, ऑर्गेनिज्म लीव क्लोजर
to the productivity level have more energy available in the nutritional chain. जब कभी भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी जीव होगा, वो जितना ज़्यादा जो लेवल होगा उसका, यानी कि जिसे अगर देखा जाए तो 2 से 3 4 लेवल होते हैं किसी भी पोषण स्तर में, यानी कि न्यूट्रिएंट जो लेवल होता है उसमें देखा जाए तो जैसे ये प्राइमरी लेवल हो गया, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हो गया वो हो गया। यहाँ से अगर जो हर्बीवोरस है उसका ये सेकंड लेवल हो गया। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये केवल 10% होगी, और ये जो है 90% जो ऊर्जा है वो वेस्ट जाएगी। 90% ऊर्जा जो है ये वेस्ट जाएगी। और जितना भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जितना प्राइमरी लेवल के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा जो है एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है उसको प्राप्त होगी। अब जैसे देखा जाए लिंडमैन ने क्या कहा अपने 10% के रूल में। लिंडमैन ने कहा 10% लॉ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल to the next was introduced by Lindemann 1942. According to this law, during the transfer of energy from organic food from one trophic level to next only about 10%. Always remember this, only about 10% of energy from organic matter is stored. जो organic matter होगा हमारा, जो organism होगा, वो केवल 10% ऊर्जा ही वो स्टोर कर पाता है। बाकी 90% जो एनर्जी होती है वो टोटली क्या होती है, वेस्ट होती है। एज फ्लैश जो ऑर्गेनिक मैटर वो होगा, यानी कि जैसे मांस के रूप में वो 10% की ऊर्जा जो है वो संग्रहित रहेगी या फिर वो इकट्ठी रहेगी। द रिमेनिंग इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। बताया आपको कि ओनली 10% जो 90% जो एनर्जी है वो टोटली क्या होगी, वेस्ट होगी। ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की जो एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, उससे जो है जो एनर्जी है वो लॉस होती है। हायर ट्रॉफिक लेवल, जितने हम ऊंचे ट्रॉफिक लेवल में चले जाते जाएंगे, जितने ऊंचे हम पोषक जो हमारा पोषण स्तर है ऊपर चलते चले जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा ही एनर्जी जो है लॉस होगी। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान कंज्यूम करेगा, जो सब सर्वोच्च जो हमारा टॉप लेवल का जो हायर लेवल का जो ट्रॉफिक लेवल है, वो वहाँ पे उतनी जो एनर्जी है वो कम पहुँचेगी। द 10% लॉ सजेस्ट और implies that exactly 90% of the energy is lost in the transfer at each trophic level, and that only 10% is passes on as usable biological energy। यानी कि 90% जो ऊर्जा है वो टोटली वेस्ट होगी और 10% ऊर्जा जो है वो केवल और जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करेगा, यानी कि बायोलॉजिकल जो एनर्जी है वो ग्रहण करेगा। अब देखा जाए तो जैसे ये देख लिया जाए लिंडमैन के जो 10% का जो लॉ है उसमें कहा गया कि जैसे ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जैसे इसका 1000 किलो कैलोरी जो है ये इसके पास है। ये सन है, सन से इसने ऊर्जा ग्रहण की। ये 1000 किलो कैलोरी है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है अपना, इसके पास। जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी किसके पास, सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है, तो यहाँ पे केवल 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुँचेगी, ओनली 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। एंड जो 900 किलो कैलोरी जो है वो क्या होगी, टोटली वेस्ट होगी। फिर जो है प्राइमरी से जब टॉप लेवल पर जो मतलब कि ट्रॉफिक लेवल है या जो थर्ड हमारा ट्रॉफिक लेवल है, अगर यहाँ पे ऊर्जा जाएगी तो कितनी जाएगी, केवल 10 किलो कैलोरी जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी। एंड जो 90 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो क्या होगी, वेस्ट होगी, वो क्या होगी, वेस्ट होगी। अब हम देखेंगे क्या फूड चेन क्या होती है। काफ़ी देर बाद हम जो है एक अच्छे टॉपिक पहुँचे हैं कि फूड चेन क्या होती है। व्हाट इज़ फूड चेन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स
within the ecosystem or related through the level of nutrition or feeding mechanism, that is each organism become the food of another organism. The sequence of organism eating each other creates a food chain. यानी कि जब कभी भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना बनता है, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म इज फूड फॉर अनदर. अब जैसे देख लिया जाए, ये ग्रास है, ये ग्रास है, यहाँ पे जो है ये गोट आ गई, ये ग्रास है, ये गोट है. गोट को किसने खाया? गोट को खाया किसने? शेर, लायन ने खाया. ये जो है क्या हो गया? फूड चेन हो गया. अब ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो एनर्जी फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगी. यूनि डायरेक्शनल होगी क्या? एनर्जी. इसको हम फूड चेन कह सकते हैं. अ फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर एंड इन विद टॉप कार्निवोरस. फूड चेन जो है वो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा? फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट होगा किससे? प्रोड्यूसर से होगा. यानी कि जो जैसे ग्रास है और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है अपना सन जो है, ये ग्रास है. प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया? ग्रासहॉपर हो गया. और जो फ्रॉग हो गया, ये क्या है? ये किसको ईट करेगा? ग्रासहॉपर को जो है वो एज अ फूड जो है वो एक्सेप्ट करता है. फिर स्नेक जो है एज अ फूड डिपेंड करता है किस पे? फ्रॉग पे करता है. अदर भी चीज़ हो गई, लेकिन एक फूड चेन को समझा रहे हैं अगर हम, तो नॉर्मली देखा जाए तो ये सेकंड कंज्यूमर हो गया फ्रॉग. थर्ड जो टर्शियरी कंज्यूमर हमारा है वो क्या है? स्नेक है. फाइनल कंज्यूमर क्या है हमारा? हॉक, यानी कि जो हमारा बांस होता है वो फाइनल कंज्यूमर है. अब इस चित्र में देखा जाए तो जो एनर्जी प्राप्त हो रही है किससे? सन से. वो हम देख रहे हैं कहाँ? वो इकट्ठी हो रही प्रोड्यूसर्स में. इसको कौन वो कर रहा है? ग्रासहॉपर जो है वो कंज्यूम कर रहा है. कितना? ओनली 10%. और 90% जो है क्या हो गया? वेस्ट हो गया. ये हमेशा जो है ये रूल चलेगा. और ये इसी में जो है एनर्जी का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल. ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगी, इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा. फिर आगे देखते हैं तो टाइप ऑफ फूड चेन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड चेन? ग्रेजिंग फूड चेन एंड detritus food chain. detritus food chain and grazing food chain. आगे देखा जाए तो जैसे हमारा जो ग्रेजिंग फूड चेन है, कंज्यूमर हु स्टार्ट अ चेन यूजिंग प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट एज फूड मेक द फूड चेन. वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को अपने फूड के रूप में ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है या खाता है, या प्लांट के किसी पार्ट को जो है वो एज अ फूड जो है वो खाता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है. वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा. ग्रास जैसे हो गया हमारा, ये प्रोड्यूसर हो गया. ग्रासहॉपर ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. बर्ड ये है सेकेंडरी हमारा जो कंज्यूमर हो गया. ईगल जो है ये टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर हो गया. ये हमारा क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन है. यानी कि जो चारण जिसको हिंदी में बोलते हैं चारण श्रृंखला, हिंदी में जिसको चारण श्रृंखला बोलते हैं. अब हम आते हैं किस पे? अब जैसे देखते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है. टेरेस्ट्रियल का जो फूड चेन का जो प्रोसेस है, प्लांट जैसे हो गया, ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया. कैटरपिलर जो है प्लांट्स की पत्तियाँ या प्लांट्स के भाग जो है वो खाता है, वो ईट करता है. एंड लिजार्ड जो है किसको डिपेंड करेगी खाने के लिए? लिजार्ड जो है वो एज अ फूड जो है कैटरपिलर को यूज़ करेगी. और लिजार्ड को जो है स्नेक जो है वो एज अ फूड वो एक्सेप्ट करता है. अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है हमारी, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल जो कंज्यूमर हमारा है उसके तरफ हमेशा जो है वो चलती जाती है. अब वहीं पे हम देखें एक्वेटिक जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो कैसे, जिससे फाइटोप्लैंक्टन्स लिटिल बिट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, हम ये सब थोड़ा अभी जस्ट आगे ही बढ़ने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे. तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, इनको कौन करेगा? जूप्लैंक्टन्स. जूप्लैंक्टन्स में भी वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कॉर्निवोरस भी हो सकते हैं. फिर इनको कौन जो है, जो
डिपेंड करता है फूड के लिए, वो फिश जो है वो डिपेंडेबल होती है किस पे, जू प्लैंक्टन्स पे। इनको जो है ये हेट्रो जो ट्रॉफ्स होते हैं वो कहा जाता है, और ये कहे जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब फिश जो है, फिश को क्या कौन वो एज अ फूड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पेलिकन एज अ फूड जो है फिश को खाती है। अब ये जो चेन चल रही है लगातार, फाइटोप्लैंक्टन टू जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन टू फिश, फिश टू पेलिकन, ये जो चारण जो श्रृंखला है उसको दर्शाता है। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, इसमें जो चेन शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, जो डेड बॉडीज़ हो गए, जो प्लांट्स के डेड ऑर्गन्स हो गए, जो प्लांट्स के डेड बॉडीज़ हो गई, जो ऑर्गेनिज्म के, उससे जो है ये शुरू होती है। और जो हमारा फूड जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन जो है ऑलवेज किससे शुरू होता है, अ लिविंग थिंग से शुरू होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। डेट्रिटस जो हमारा डेट्रिटस फूड चेन है इज द टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो डेट्रिटस फूड चेन है वो किससे शुरू होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू होता है। द डेड ऑर्गेनिक substance are decomposed by microorganisms. The organisms that feed on dead organic matter or detritus are known as detrivores or decomposers. यानी कि जो डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको जो कंज्यूम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है। यानी कि जो प्राइमरी डिकम्पोजर्स होगा, जैसे पत्तियां होंगी, पत्तियों को किसने खाया, कैटरपिलर जिससे हो गया ये डिकम्पोजर किसका हुआ, जो प्लांट्स हैं उनके जो डेड ऑर्गन्स हैं उनकी, जैसे पत्तियां हो गई, सूखी डालियां हो गई, इनको जो कंज्यूम करते हैं, उनको जो खाते हैं, उनको कहा जाता है, प्राइमरी जो है डिकम्पोजर कहा जाता है। अब ये जो श्रृंखला होती है डेट्रिटस फूड चेन की, ये छोटी होती है, फूड चेन में भी छोटा हो सकता है, में भी बड़ा हो सकता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, फूड वेब क्या होती है। व्हेन 2 or more food chain are combined, then we create food web. Always remember that. फूड वेब क्या है, यानी खाद्य जाल। ये हिंदी में खाद्य जाल इसको बोला जाता है, फूड वेब को खाद्य जाल बोला जाता है। द फूड चेन प्रेजेंट ओनली वन इनिशिएटिव और द फूड और एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, एंड दिस implies that organisms have a direct, simple, isolated relationship to the rest, which probably never happens in the ecosystem. Many food chains, जैसे आपको बताया मैंने कि many, two or more food chains जो हैं वो can be interconnected within the ecosystem. When 2 or more ecosystem interconnected to each other, then they create food web. Thus food web is a network of interconnected food chain in an ecosystem. फूड चेन वो एक श्रृंखला होती है जो कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन बट फूड वेब वो इंटरकनेक्टेड होगी। समझिए, एन एनिमल कैन बी मेंबर ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। एक जो सदस्य है किसी फूड चेन का, वो फूड वेब में अलग अलग जो फूड चेन्स है उनका भी सदस्य हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फूड वेब है वो बहुत ही जटिल संकल्पना होती है, वेरी क्रिटिकल थिंग्स समझने के लिए। अब जैसे कि ये प्राइमरी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब जैसे देखा जाए तो फ्लाई जो है ये जो मैंगोज़ हैं, जो आम है, उनको खाती है या उनको जो है खाने की कोशिश करती है। बटरफ्लाई जो है ये जो हमारे फ्लावर्स हैं उन पे जो है डिपेंड करता है, उनको जो है एज अ पॉलिनेशन, एज अ फूड जो है वो वहाँ पे अपनी मतलब फूड को जो है सर्च करता है। ग्रॉसहॉपर जो है वो पत्तियाँ, फल, फूल इत्यादि वो खाता है। अब ग्रॉसहॉपर जैसे हो गया, या बटरफ्लाई या फ्लाइज ले लें, फ्रूट फ्लाई ले लें, ग्रॉसहॉपर को ही ले लिया जाए तो जैसे इसको कौन कौन खा सकता है, फ्रॉग खा सकता है, इसको रैट भी खा सकता है। अब फ्रॉग जो है
रैट जो है, अब रैट को कौन खा सकता है? पाइथन भी खा सकता है, रैट को ईगल भी खा सकता है, रैट को वुल्फ भी खा सकता है। ये एज अ क्रिटिकल फिनोमिना, जो फूड वेब है ये क्रिटिकल फिनोमिना है। इसको ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जो फूड चेन्स हैं वो क्रिएट करते हैं क्या? फूड वेब। अब वही चीज़ देख लो आप, जो हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें फूड वेब कैसे क्रिएट होती है। जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको जो हेर्बिवोरस जू प्लैंक्टन्स हैं वो खाएंगे, जो हेर्बिवोरस जू प्लैंक्टन्स है वो कार्निवोरस जू प्लैंक्टन्स के जो भोजन हैं, जो फूड हैं वो बनेंगे। और इनको जो है जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन, इनको क्रिल यानी कि जो झींगा होता है उसको जो है झींगे ने खाया। फिर झींगों को कौन कौन खा सकता है? मछली खा सकती है, अदर बर्ड्स खा सकती हैं, सील खाती है और स्क्विड खाते हैं। ये बहुत ही उलझा हुआ तंत्र है। एक अगर यहाँ से एक कंज्यूमर अगर हटा, यानी कि एक कंज्यूमर अगर वहाँ पे नदारद रहा या फिर वहाँ से रिमूव हुआ तो ये फूड वेब जो है वो टूट सकती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रही आज की इतनी क्लासेस, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम जानेंगे वो चीज़ें, और आपके लिए हम वो 18 क्वेश्चन भी लाएंगे जो यूपीएससी ने पूछे, और बताएंगे आपको और दिखाएंगे भी कि यूपीएससी ने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल पुटअप्स किए हैं। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।